हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल सिविल स्पॉटलाइट। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट स्ट्रक्चर एनालिसिस और उसका हम बिल्कुल बेसिक पोर्शन डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी को स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ पीयूष शर्मा, बीटेक एंड मास्टर डिग्री होल्डर, एंड आई हैव फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक डेफिनेशंस में आती हैं, हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टेबिलिटी क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या बताई गई है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते चलेंगे यहाँ पे। स्टेबिलिटी क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर भाई उस पर कोई भी लोड लगाएं तो उसके अंदर कोई लार्ज डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन ना हो, और यहाँ तक कि वो जब लोड हटाया जाए तो बेटर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग परसेप्शन से कि वो लोड की वजह से आने वाले डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशंस और रोटेशंस को वापस से रिकवर कर ले, यानी कि उनकी लिमिट इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा एज पर डेफिनेशन। तो स्टेबिलिटी तो एज फॉर नाउ हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन ना हो, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक है इंटरनल स्टेबिलिटी। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या है और इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे हमने यहाँ बनाया है, ये बनाया हुआ है सिंपली रोलर सपोर्ट के ऊपर एक मेंबर जोड़ दिया है यहाँ पे और लोड लगा दिया। तो देखा जाए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मतलब ये रिएक्शन जो है, ऐसा ना हो इस पर लोड लगाए यही टूट जाए, जो पॉइंट्स हैं ये खराब हो जाए। इंटरनल मतलब है लोड लगाया और ये जो मेंबर है ये ब्रेक कर गया, तो वो इंटरनल स्टेबिलिटी का हिस्सा हो गया। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का हिस्सा आपके रिएक्शंस हो गए, रिएक्शन पॉइंट्स। व्हेन द होल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड सपोर्ट्स डोंट यील्ड, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ये होती है। जबकि यानी कि व्हेन होल सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि ये यहाँ पे जब हम कुछ भी बनाते हैं तो हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और सपोर्ट्स जो हैं वो ब्रेक नहीं करते हैं। यानी यील्ड का मतलब सिंपल है ब्रेक करना, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होना, एक्सेसिव रोटेशन हो जाना, वो सब यील्ड के अंदर आता है। अगर इवन इफ सपोर्ट्स यील्ड मतलब छोटा मोटा, जैसे ये था यहाँ से छोटा सा डिफ्लेक्ट हो गया लोड के अंदर, तो वो छोटा सा डिफ्लेक्शन चल सकता है, अ लिटिल रोटेशन और डिफ्लेक्शन इफ सपोर्ट्स यील्ड, मतलब एक छोटा, मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पे अ लिटिल, देन ऑल्सो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज वेल मेंटेन्ड। यानी कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या है भाई, बाहर के रिएक्शन जो पॉइंट है वो छोटे मोटे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं, बट वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है? व्हेन मेंबर्स दे डू नॉट डिफॉर्म और डिफ्लेक्ट मच विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ तो एक ही मेंबर था इसलिए मैंने बोला ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बहुत, अगर दो तीन मेंबर हो तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, छोटा मोटा डिफ्लेक्शन चल सकता है। तो जैसे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का हमने यहाँ डिफ्लेक्शन लिया, ओ सॉरी ये लिया एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये कोई लोड नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट कर रहा है कि हमने ये पॉइंट स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखो रोलर पॉइंट है, अगर मैं पी के दो लोड को कम करूँ, ब्रेक करूँ एक्स और वाई में, कंपोनेंट्स बनाऊँ, तो एक इसका एक्स और वाई। अब ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई वाला जो कंपोनेंट है, इसको तो ये रिएक्शन झेल लेंगे, बट ये जो एक्स वाला रिएक्शन है ये क्या करेगा, इसको कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर देगा किसी भी एक्सेलरेशन ए से, और हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है स्टेबिलिटी की वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या, हम नहीं चाहते हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन कुछ भी दे, तो यहाँ तो पूरी तरीके से ये अलग हो गया भाई, तो पूरा ही पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, पी फोर्स लगता रहा तो इसके अंदर बह के चलता रहेगा ये तो एक्सेलरेशन से। ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ बता रही है कि हमारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल नहीं है। हमारे को सिविल में चलते हुए स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं तक रहेगा कि भाई एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये रिजिड लोड है, ये रिजिड लोड है,
और ये पी हो लोड लगाया, पी लोड लगाया तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये जो है अभी भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी इसमें डिफ्लेक्शन बहुत छोटा सा है, डेल्टा का है। यहाँ रोटेशन है थीटा का, ये देखो थीटा का रोटेशन है, तो ये अभी भी स्टेबल है एक्सटर्नली। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी की। तो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। एक है पिन जॉइंटेड, एक है रिजिड जॉइंटेड। तो सबसे पहले पिन जॉइंटेड क्या है? पिन जॉइंटेड बाय डेफिनेशन वो जो ट्रांसफर करते हैं एक्शियल लोड थ्रू कंप्रेशन एंड टेंशन। एक्शियल लोड क्या हो गया? कंप्रेशन एंड टेंशन, ये तो एक्शियल लोड हमने पढ़े, बट उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसे वाले जॉइंट्स, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। रिजिड जॉइंट्स वो हैं जिनके अंदर एक्शियल लोड भी होता है और मूवमेंट भी होता है। अब मैंने यहाँ पे पिक्स लगा रखी हैं कुछ आपको समझाने के लिए। ये वाली चीज़ तो आपने सबने स्ट्रक्चर की लैब में देखा ही होगा, ये पढ़ा रहता है। यहाँ पे बहुत सारे ये छोटे छोटे रिवेट्स लगे होते हैं, स्प्रिंग्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे लोड लगाते हैं डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी लोड आ रहा है ना वो एक्शियल फॉर्म में होता है, करेक्ट? मतलब कि उसके अंदर या तो कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, तो उसी के बेसिस पे ये एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करते हैं। जबकि रिजिड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपके जैसे आरसीसी के स्ट्रक्चर हैं, चाहे आप घर का बनाया हो तो कंक्रीट का बनाया, सीमेंट का बनाया, ब्रिक्स का बनाया, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर जॉइंट्स हैं उस स्ट्रक्चर में, वो कैसे हैं? वो रिजिड हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं, है ना? तो वो उनके अंदर मूवमेंट आ सकता है और मूवमेंट के साथ साथ उनमें एक्शन लोड भी आ सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने उन स्ट्रक्चर को रिजिड जॉइंट का है कि वो हिल नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर ये आ गया। तो और आगे बढ़ते हैं हम कि पिन जॉइंट जो है इंटरनल स्टेबिलिटी, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। m इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी इन पिन जॉइंटेड यानी कि ट्रस सिस्टम। जो पिन जॉइंटेड सिस्टम होता है उसे हम ट्रस कहते हैं। ये बहुत बार आपने देखा होगा, पुराने जो रेलवे के ब्रिजेस हैं वो ट्रस के बने होते हैं। अब तो खैर सब कुछ आरसीसी का बनने लगा है क्योंकि वो बेटर है, उसकी मेंटेनेंस बेटर है, उसके लगने वाला पैसा बेटर है और उसका डिफ्लेक्शन कम होता है। वो सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आप देख सकते हैं कोई भी ट्रस यानी कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसकी मिनिमम इंटरनल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए उसमें मेंबर और जॉइंट्स कितने होने चाहिए? m इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3 के बराबर होने चाहिए। तो m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। अगर m और m नंबर ऑफ मेंबर्स और 2j माइनस 3 बराबर हैं तो इसे हम परफेक्ट फिट कहेंगे, यानी कि बिल्कुल सही है उसके अंदर, मतलब उसका डिज़ाइन सही है, वो स्टेबल होगा इंटरनली। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए 2j माइनस 3 से तो वो क्या होगा? इंटरनली अनस्टेबल। और अगर m मेंबर्स 2j माइनस 3 से ज़्यादा हो गए तो वो कैसा होगा? स्टेबल तो होगा, साथ साथ में वो स्टिफ भी होगा। कई बार आपको ओवर स्टिफ भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल जाएगा, तो समझ जाना वहाँ मेंबर्स 2j माइनस 3 से ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये लिखा हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो यही कि इफ़ अबव इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड तो वो अनस्टेबल होगा इंटरनली। ये पॉइंट तो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको मेंबर्स ज़्यादा मिल जाएं 2j माइनस 3 से तो मैंने बताया दैट इज स्टिफ एंड स्टेबल। अब ये तो तरीका हो गया पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के लिए। एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं जीरो लोड टेस्ट। देयर आर सर्टेन ट्रस कॉन्फ़िगरेशन which satisfy above equations, okay, but still they are unstable, है ना? ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसके बाद भी वो अनस्टेबल हों, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हम लगाते हैं जीरो लोड टेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है? अब ये क्या है? थ्योरेटिकली मेंबर फोर्स शुड रिमेन जीरो। थ्योरेटिकली मेंबर फोर्सेस जो हैं वो जीरो रहने चाहिए, बट इंजीनियर्स दे अज्यूम अ फिक्शियस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रस। किसी भी एक मेंबर को लेते हैं, उसके अंदर एक इमेजिनरी वैल्यू डाल लेते हैं, से 1 किलो न्यूटन या p किलो न्यूटन कुछ भी,
और उसके बाद जॉइंट्स को एनालाइज करते हैं वन बाय वन, जॉइंट बाय जॉइंट हम पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि सारा पिन जॉइंटेड है इसलिए जॉइंट बाय जॉइंट हम जा सकते हैं। और एंड में वापस से हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं जिस जॉइंट से, उस जॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो एट द एंड इंजीनियर ही, मतलब यहाँ पे इंजीनियर है, इफ ही अप्रोचेस टू द इनिशियल जॉइंट बट स्टिल finds that the equilibrium equation can be satisfied, but still finds that equilibrium equation can be satisfied, then such stresses are not considered as unstable. I think मैंने इसको बहुत जल्दी में लिखा है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश को। एट द एंड he approaches to the initial joint but still finds that the equilibrium equation is satisfied, then such stresses are to be considered as unstable. ये साफ हो गया कि अगर आप वापस से उस इनिशियल जॉइंट पे आ गए हो तो स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रेस को हम वापस से क्या कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये बहुत अच्छे से आप जीरो लोड टेस्ट में एक पॉइंट पकड़ोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वापस से यहाँ पहुँचोगे। आपने जो ये इक्वेशन बनाई है मेंबर्स के लिए, वही इक्वेशन वापस सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक इनिशियल स्ट्रेस है। अगर मेंबर्स के अंदर एक इनिशियल स्ट्रेस आ गया तो वो ज़ीरो नहीं रहा ना, ज़ीरो नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल है। तो ऐसे मेंबर जो ऊपर वाली इक्वेशन की वजह से भी साफ दिख रहे हो, सही है, बट उसके बाद भी हो सकता है वो अनस्टेबल हो, तो उनके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो लोड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बस बतानी थी, तो ये पार्ट आप ज़रूर लिख लें दोनों। चलते नीचे की तरफ। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम डिटर्मिनेसी स्टार्ट करें उससे पहले ज्योमेट्रिक इंस्टेबिलिटी। अब ज्योमेट्रिक इंस्टेबिलिटी क्या है, दो तरह की ज्योमेट्रिक इंस्टेबिलिटी होती है, एक फोर्स कॉन्करेंट होते हैं और दूसरा फोर्स पैरेलल होते हैं। सबसे पहले फोर्स कॉन्करेंट की बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा है ज्योमेट्रिक इंस्टेबिलिटी के मामले में अपन ने। फोर्सेस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फोर्सेस जो हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे देखो रिएक्शन है, ये रहा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये सब की सब यहाँ आ रहे हैं, ये मेरा एक्सटर्नल लोड है, जो ग्रीन में लगाया है मैंने एक्सटर्नल लोड है। तो यहाँ पे आप लगाओ, इन सबको आप कन्वर्ज कर दो, ओके, इन सबको एक पॉइंट पे आप कन्वर्ज करोगे। इसका तो हमेशा एक्सटर्नल लोड ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा। तो इन सबको जब आप कंपोनेंट्स बनाओगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आएगा। यहाँ तो ये वाला फोर्स है तो इसका ऐसा और ऐसा हो गया, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। बट अगर मैंने इसी सिस्टम के ऊपर एक ऐसा लोड लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ लगाया अभी, ये टेम्परेरी ग्रीन में जो मैंने लगाया, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना रोलर वाला, ये रोटेट कर जाएगा। यहाँ से तो रोटेट कर ही सकता है, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी वजह से ये जो पॉइंट है अनस्टेबल हो गया। इसलिए आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी मिलेगी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तो आप समझ जाओ कि भाई ये जो है ज्योमेट्री एक्सटर्नली अनस्टेबल है। तो ये इंस्टेबिलिटी बता रहा है एक्सटर्नल पॉइंट की, कॉन्करेंट फोर्सेस। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, सपोज कि यहाँ रोलर है, यहाँ पे भी रोलर है, ये रोलर। अब ये तीनों कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाएंगे। अब मैंने ये रेड से लगाया है लोड, इसके कंपोनेंट डालो, इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो गए। अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसको तो ये रिएक्शंस तोड़ देंगी, बट ये जो वाला कंपोनेंट है इसको कोई ब्रेक करने वाला है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये आराम से, क्योंकि रोलर है और यहाँ से मूव कर ही सकता है, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ज़्यादा मूव कर सकता है ये ऊपर की तरफ। अब समझ रहे हैं ये एक्सटर्नली स्टेबल कहाँ रहा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, जब भी आप कोई डिटर्मिनेसी निकालें उससे पहले आप यही चेक कर लें कि ये ज्योमेट्रिकली स्टेबल है या नहीं है। इसमें सबसे पहला हमने देख लिया कॉन्करेंट फोर्सेस का। बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस की। पैरेलल फोर्सेस क्या है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो ये जो लोड लगाया एक्सटर्नल, ये पी है, यहाँ पर रिएक्शन जो है वो पैरेलल है, इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला लोड है ये बराबर हो गया, और जो ये पी है इसको कोई रोकने वाला नहीं, तो इसका मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो गया, जीरो हो गया। सारे रिएक्शन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, और ये क्या यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो सकते हैं, सर नहीं हो गए। हम लगाएंगे इक्वेशन तो होगा ही नहीं, पी को रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता रहेगा किसी ये एक्सेलरेशन से। तो अगेन क्या इसमें स्टेबिलिटी हुई, सर नहीं हुई।
सिंपल। तो दो चीज़ मैंने अच्छे से ये एग्जांपल देके बता दिया। आप डिटर्मिनेसी निकालने से पहले ये ज़रूर चेक कर लो कि वो ज्योमेट्रिकली स्टेबल हैं या नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे की पॉइंट की, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। तो उससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो बोला वो यही लिख दिया है। देयरफॉर इट इज़ यूजफुल टू नो इफ स्ट्रक्चर इज स्टेबल और अनस्टेबल बिफोर कंडक्टिंग द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। किसी भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पहले यही देख लो भाई, एक्सटर्नली एक्सेलरेट करके तो नहीं भाग रहा है, बाद में तो फोर्स रख के अपन सिविल वाले काम करेंगे ना उस पर। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। इसको कई बार रिडंडेंसी के नाम से भी आपको मिलेगा। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी या रिडंडेंसी, तो बोथ आर यूज्ड फॉर दिस सेम थिंग। इसका मतलब क्या है ये बताओ, है ना, सिंपल भाषा में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। व्हेन स्ट्रक्चर इज इन स्टैटिक फॉर्म, मतलब अब स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह रुका हुआ है, नॉन एक्सेलरेटेड है, शांति से एक जगह बैठा हुआ है, ठीक है। द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज द नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं ये, इसमें अपने पास हिंज है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या आ सकते हैं सर, आर ए आ सकता है, वी आ सकता है, आर बी आ सकता है, वी बी आ सकता है। तो यहाँ पे जो आर ए और आर बी है, ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ये बी 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 ए जो है ये समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, और समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो से हम किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल सकते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन अवेलेबल है और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, चार, आर ए वी बी, आर ए वी ए, ठीक है। तो चार अननोन्स, तीन इक्वेशन, तो एक एक्स्ट्रा बच गया। ये वन जो है एक्स्ट्रा, यानी कि मैं वन, एक जो अननोन है उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बन गया, ये रिडंडेंसी बन गया। ऐसी चीज़ों को ही हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे एक थी, यानी कि कई बार ये दो आ सकता है, तीन आ सकता है, तो वो पूछेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी, तो आप कह रहे हो तीन। तीन का मतलब है आप तीन अननोन्स को नहीं जानते हो, दो अननोन्स को नहीं जानते हो, एक और अननोन को नहीं जानते हो, ऐसे। अब बात करते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी का सम है। मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि भाई एक्सटर्नली स्टेबल होना चाहिए और इंटरनली भी स्टेबल होना चाहिए। उन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के अननोन्स जोड़ देंगे, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस कर देंगे, तो जो वैल्यूज बचे, नंबर ऑफ अननोन्स बचे, उन्हें हम क्या कह देंगे, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, यानी कि रिडंडेंसी। तो मैं इसको अपने हाथों से ऐसे लिखता हूँ, डी एस टी इज इक्वल्स टू डी एस सी प्लस डी एस आई। तो पिन जॉइंटेड फ्रेम्स की बात करते हैं अपन। पिन जॉइंटेड फ्रेम्स है तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको यही फॉर्मूला याद करना है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी टोटल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल इज एम माइनस टू जे माइनस थ्री एंड दिस इज रिएक्शन माइनस थ्री। तो रिएक्शन को मैं आर ई से यूज़ कर रहा हूँ, आर ई माइनस थ्री प्लस एम माइनस टू जे माइनस थ्री, ठीक है। अब इसको बुक्स में कई बार सॉल्व करके आपको ये आर ई प्लस एम माइनस टू जे की फॉर्म में दिया होता है। आर ई क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जे क्या है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। उसी तरीके से अगर रिजिड फ्रेम्स आ जाएं तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, वो होगा सर एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, आर ई माइनस थ्री। थ्री क्यों सर, थ्री इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस यही पॉसिबल है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो और समीशन ऑफ मूवमेंट जीरो। कितनी इक्वेशन हुई, तीन, इसलिए आर ई माइनस थ्री लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस थ्री सी माइनस आर आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिजिड सिस्टम आता है तो वहाँ पे थ्री सी माइनस आर आर आता है। अब ये थ्री सी क्या है, सी है नंबर ऑफ क्लोज सेल लूप्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड सेल लूप्स, ओके। और आर आर क्या है, नंबर ऑफ रिलीजेस, आर आर क्या है, नंबर ऑफ रिलीजेस। तो ये जो मैंने लिखा है ना, डजन इंक्लूड द हिंज रिएक्शन, ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ रिलीजेस गिनते ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है इंटरनल हिंजेस के लिए। यहाँ लिख देता हूं मैं, इंटरनल हिंजेस ओनली, यानी कि अपने पास क्या होता है, पिन जॉइंटेड हिंजेस होती हैं और वो होती हैं, उनको मत गिन लेना। इसलिए मैंने ब्लू में स्पेशली लिखा है, डजन इंक्लूड द हिंज रिएक्शंस। हिंज रिएक्शन का
नंबर ऑफ रिलीजेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है वो ये, अगर आपका टोटल इनडिटर्मिनेसी 0 है इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है और डिटर्मिनेट है। अगर आपका टोटल इनडिटर्मिनेसी लेस देन 0 है तो वो क्या है, 100% अनस्टेबल है। पर अगर आपकी टोटल इनडिटर्मिनेसी ग्रेटर देन 0 है वो स्टेबल है और इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिटर्मिनेट वो जिनके सारे रिएक्शंस हम जो 3 अवेलेबल इक्वेशन है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट 0, इनसे निकाल लेते हैं। जबकि इनडिटर्मिनेसी से क्या होता है, इनडिटर्मिनेट्स वो हैं जिनके अंदर आप नंबर ऑफ फोर्सेस निकाल ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड बीम, करेक्ट है। चलो नीचे चलते हैं। अब आपको जो कॉपीज में लिखना है वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, बट जो आपको कॉपी में लिखना है मेन फॉर्मूला वो ये है, 2D और 3D, 2D और 3D के लिए पिन पिन, यहाँ पे रिजिड रिजिड, मैंने इसलिए बहुत स्पेसिफिकली ये मार्क करके रखा है कि आप यही लिखें। अभी तक समझा रहा था, आई होप सब कुछ समझ में आ गया और आपको ये लिखना है, और ऊपर वाली जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें इनको अच्छे से लिख लेना नीचे अलग से। तो हमने को क्या लिखना है, पिन जॉइंटेड की टोटल इनडिटर्मिनेसी RE-3 प्लस M-2J-3 ऐसे। और अगर यही 3D हो जाए तो RE-6 कैसे हो गए, क्योंकि सर यहाँ पे आपको याद होगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 और समेशन ऑफ जेड एक्सिस 0, 3 पॉइंट थे, तीनों डायमेंशन का होगा, 3 मूवमेंट आ जाएंगे, मूवमेंट x0, मूवमेंट y0, मूवमेंट z0, तो हुए ना 6 इक्वेशन। तो RE-6 प्लस M माइनस यहाँ जो 2 थे उसको 3 कर देना, M-3J-3, 3 एज इट इज आ गया यहाँ पे। ओके, रिजिड के लिए RE-3 प्लस 3C माइनस RR एंड RE-6 प्लस 6C माइनस RR, नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। एक बार फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आओ देखो, वो यही है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है पिन जॉइंटेड फ्रेम, ये ट्रस फ्रेम है। और स्पेशली मैंने ये चूज़ किया है, मैं जानता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लेते हैं, बट एक चीज़ जो नए बच्चे होते हैं उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये चूज़ किया। क्या, जब आपने ये डॉट 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 देखते हो ना, ये कई बार ये डॉट भी नहीं लिखे होते, जैसे ये बनाया मैंने स्पेशली, तो ये तो है भाई आपके वो पिन जॉइंटेड पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं साफ साफ। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये पिन जॉइंटेड नहीं है, यानी कि ये जो फ्रेम जा रहा है ना AC और BD आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं होते हैं, ये जॉइंट नहीं है। अब इसके अंदर आप गिनोगे बाय फॉर्मूला, तो आप लिखोगे RE-3 प्लस M-2J-3। अब बताओ नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या है, इसके 2 और इसके 2, 2 और 2 4, 4 लिख दिया, 4-3 M, नंबर ऑफ मेंबर्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ लिख दिया 6 मेंबर्स। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4, 2J माइनस 3, व्हाट आई गॉट 1 + 1 = 2। अब हम बात करते हैं यहाँ बड़े फ्रेम की, तो बड़े फ्रेम में टोटल जो होता है वो क्या है, 1 है इसका रिएक्शन, यहाँ पे एक एक यानी कि 3 हो गया, 4 एंड 5, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया 5। नंबर ऑफ मेंबर्स गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 15। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट्स हो गए। मैंने यहाँ जॉइंट्स के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख दी, 5 - 3 + 15 - 2 × 3 एंड ऑल दोज थिंग्स, और वी गेट द आंसर। नंबर ऑफ अननोन्स हो गए हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे कितना था 2। आपने एक बात नोट की कि मैं जब जॉइंट बोला है मैंने यहाँ पे जॉइंट, तो उसमें मैंने रिएक्शन जॉइंट भी लिया है और ये इन बिटवीन जॉइंट भी लिया है, ठीक है। हिंज जॉइंट भी ले रखा है, इंटरनल हिंज को भी जॉइंट में लिया है और इसको भी जॉइंट में लिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये रिजिड स्ट्रक्चर का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इक्वेशन से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। तो इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर विद रोलर सपोर्ट, मैंने स्पेशली लिखा है
क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको पता रहे। एक ये देखिए क्वेश्चन गिवन है ऐसे, ठीक है। तो इसका डीएसटी क्या होगा, टोटल इनडिटर्मिनेसी क्या होगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होगा, आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर। आर ई कितना है, आर ई का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये हो गए 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। 7 हो गए कि नहीं। सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। और नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हैं इसमें, 0। यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज नहीं है। आप हिंज पॉइंट का मतलब ये मत समझ लेना ये जो रोलर सपोर्ट लगाया है या ये जो पॉइंट लगाया है हिंज है, ये इंटरनल हिंजेस नहीं है, ये सपोर्ट हिंजेस है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा था वहाँ पे आर आर के नीचे ब्लू करके कि ये सपोर्ट हिंज की बात नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए 0। अब वैल्यू रखोगे तो आपको मिल गया नंबर ऑफ अननोन्स 4। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई हिंज नहीं है। देखो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर है, और आपको पता चलेगा क्लोज लूप का मतलब क्या है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली चूज किया है। तो यहाँ पे देखो नीचे, और ये पिन जॉइंट है, ये रिजिड जॉइंट है, ये हो गया। तो डी एस टी इज आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर। आर ई माइनस थ्री मतलब 1 2 3, और ये 1 2 यानी कि 5 हो गए। 5 माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर। सी मतलब नंबर ऑफ क्लोज लूप, मैंने आपसे बोले थे। तो यहाँ क्लोज लूप कितने हैं, 1 है, ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ 1 रख दूंगा, 3 इंटू 1। और नंबर ऑफ रिलीजेस, क्या कोई इंटरनल हिंज है यहाँ पे, नहीं। सपोर्ट हिंज का कोई लेना देना नहीं है इंटरनल हिंज से रिलीजेस में, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या गई वो 0 रख के क्या मिल गया हमको 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आफ्टर अप्लाइंग अवेलेबल इक्वेशंस वी हैव 5 अननोन्स। ऐसे भी कोई आपसे पूछ सकता है। अब मैंने एक हार्ड क्वेश्चन चूज किया है। इस क्वेश्चन में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, इंटरनल हिंजेस, नंबर ऑफ रिलीजेस कैसे काउंट करते हैं, और डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, वो सब देखो आप। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये रिजिड पॉइंट है, ये रोलर पॉइंट है, और ये पिन सपोर्ट है। आपके पास ये मेंबर्स आ गए। ये बीच वाला एक अलग से हिंज हो गया, ये अलग से हिंज हो गया, ये अलग से हिंज हो गया, ठीक है। तो टोटल इनडिटर्मिनेसी क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर, ये मैंने फॉर्मूला बताया। अब नंबर ऑफ रिएक्शंस गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 और ये मूवमेंट 3 4 5, और कोई इसमें है नहीं, 5 होनी चाहिए, 6, अच्छा ये सॉरी हॉरिजॉन्टल भी है 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर हो गए 6, बिल्कुल। क्लोज्ड लूप की बात की थी मैंने। क्लोज्ड लूप की बात जब हम करते हैं, अब आप यहाँ सोचेंगे कितने क्लोज्ड लूप हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और आप एक बोल सकते हैं सर ये ओवरऑल नहीं है क्या, ये ओवरऑल भी तो देखो, ये भी तो क्लोज लूप है, इसको भी तो 3 ले सकते हो आप। तो भाई फॉर्मूले में जो सी है ना, ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लोज लूप है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लोज लूप है। वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा, वर्ड्स जो है बच्चों को समझ नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करा दूँ। अब मैं ऊपर जाके लिख दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर जाके लिख दूंगा, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोज लूप या मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्लोज लूप कितने हैं सर, 1 है और 2 है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी है, यहाँ पे बाय फॉर्मूला आपने बुक्स में पढ़ा होगा नंबर, या नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस 1 फॉर इंटरनल हिंज। जिस इंटरनल हिंज है उसके पर जाओ, नंबर ऑफ मेंबर्स गिनो, -1 कर दो, और जो वैल्यू आई वो नंबर ऑफ रिलीजेज हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ आई ई जी देखते हैं, आई ई जी, आई ई जी, सबसे पहले जी को पकड़ते हैं इसमें क्योंकि 2 ही मेंबर है। तो इसकी नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी हुई, नंबर ऑफ मेंबर्स 2 -1 यानी कि 1, यानी कि जी की रिलीज हो गई 1। आई की वैल्यू है, नंबर ऑफ मेंबर्स है यहाँ 3, 3 - 1 इज 2, और यहाँ पे कितने हैं 4 मेंबर है, 4 - 1 इज 3, तो ये 3 2 1, ओके। तो नंबर ऑफ मेंबर्स 3 है ना, ई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू हो गई 2, जी की वैल्यू हो गई 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हो गए, 2 + 3 + 1, ओके, इट इज 6। जल्दीबाजी में छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी, तो दिस इज बेसिकली 6।
ओके, वैसे मैंने 6 ही लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे गलती से 5 लिख दिया होगा। 6, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 3C माइनस RR करा है जब, तो चलते हैं देखें, 6 ही किया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको रिमाइंड कराना है वो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए, वो हैं ये फोटोज़। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिलीजेज उसकी 2 ही क्यों हुई, मेंबर -1 क्यों हुआ। तो पहले तो कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई रिप्रेजेंटेशन रोलर का कैसा होता है। ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रोलर का रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी रोलर का रिप्रेजेंटेशन है। पिन का रिप्रेजेंटेशन कई बार ऐसा भी होता है, भाई ये पिन का रिप्रेजेंटेशन है, ये हम यूज़ करते आए हैं, ये भी पिन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड, कई बार हम किसी चीज़ को बस किसी सरफेस के ऊपर रख दें तो वो भी सिंपली सपोर्टेड होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। फिक्स्ड का आपको पता ही है, ऐसा और ऐसा होता है। रियल लाइफ में बच्चे बड़े कहते हैं सर आप जो ये चीज़ें बोलते हो ना ये किताबी ज्ञान है, रियल लाइफ में तो हमें देखने को नहीं मिलता। आज क्या है कि एक्चुअल में ऐसे स्ट्रक्चर्स को आउटडेट कर दिया गया है। इसका रीज़न हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पक्का देख पाएंगे ऐसा क्यों किया है। बट फॉर नाउ बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि रोलर सपोर्ट देखो ऐसा होता है और पिन सपोर्ट ऐसा होता है, और ये आज भी यूज़ होते हैं छोटे मोटे स्ट्रक्चरों में, या पुराने जब ट्रस होते हैं उनको रिपेयर करने में ये काफ़ी यूज़ में आते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिक है वो क्या है, वो है सर इंटरनल हिंज। क्योंकि रियल लाइफ में इंटरनल हिंज कैसी होगी, ये तो भाई 3D वाली होगी, जो आपकी खिड़की के ऊपर लगी हुई हिंज है या दरवाजे के पीछे लगी हुई हिंज है, उसी की फोटो है, वो 3D हो गई, क्योंकि आप दरवाजा घुमाते हो दरवाजा घूम जाता है और वो बंद हो गया। हमने कैसे बोला सर नंबर ऑफ रिलीजेस ये 2 मेंबर के लिए सिर्फ 1 है, ये किस बेसिस पे आपने बोला वो बता दो। तो मैं बस वो बताने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। जैसे ये हिंज थी, अगर आप इसको घुमाओगे तो घूम जाएगी, और ये 90 डिग्री बेंड हो सकती है, और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा बेंड हो सकती है, 120 कितने भी डिग्री घुमा लो। तो इसकी रिलीज 1 ही क्यों हुई, देखो अगर आप इस पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाओ, तो मैं इसको रेड कलर में कन्वर्ट करता हूँ। अगर आप इस पर कोई भी टेंसाइल फोर्स लगाओ, ये देखो टेंसाइल फोर्स लगाओ, तो ये क्या करेगी, ये अलग हो जाएगी क्या, नहीं होगी, ये इसको झेलेगी। कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, ये उसको झेलेगी, है कि नहीं। तो और इसके ऊपर मूवमेंट लगाओ, मूवमेंट आप यहाँ से पकड़ के इसको तो हाथ से पकड़ लो, और इधर लगाओ आप मूवमेंट ऐसे, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, घूम गया। तो ये मूवमेंट को नहीं रेजिस्ट कर रहा है, ये मूवमेंट को नहीं रेजिस्ट कर रहा है, ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स है 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है 0, इनको तो अप्लाई कर पा रहे हो। समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, जैसे मूवमेंट लगा रहे हो इसके अंदर एक बड़ी रोटेशन हो जा रही है, तो वो जो रोटेशन हो गई जिसे इसने रेजिस्ट ही नहीं किया, वो क्या बन गया, हमारा रिलीज बन गया। तो इस यहाँ की नंबर ऑफ रिलीजेस क्या हुई, 1, क्योंकि इसमें 2 मेंबर थे। अब आप कहोगे सर 3 वाले का कैसे, तो 3 वाले का भी देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। इसको मान लो, ये नीचे वाला जो है इसको आप मान लो अपना बेस, मतलब इसमें हाथ से पकड़ लो, ठीक है। इसके ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगाओ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। आपको पता है ये मेटल स्ट्रिप में जुड़ी हुई है, हिलने वाली तो है नहीं, बट आप ये वाला पकड़ लो और इस पर लगा दो मूवमेंट, क्या ये घूम नहीं जाएगा नीचे, बिल्कुल घूम जाएगा सर। ये वाला पकड़ लो, इसके ऊपर मूवमेंट लगा दो ऐसे, क्या ये घूम नहीं जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा सर। तो इसके पास कितनी रिलीज हुई, 3 मेंबर वाले के पास 2 रिलीजेज हुई। अगर हम इसको बेस बना के इन दोनों को चेक करें, क्योंकि आपको एक ना एक रॉड तो बेस बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से आने वाला फोर्स और मूवमेंट इस पे ट्रांसफर हो रहा है। ये मत कर देना इसको भी लगा दिया सर, इसको भी लगा दिया, इसको भी मूवमेंट घुमा दिया, हुए ना 3, ऐसे नहीं। क्योंकि एक जिसके ऊपर हमें फोर्स का इफेक्ट देखना है या मूवमेंट का इफेक्ट देखना है उसको बेस बनाना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली आप 4 करोगे तो 4 में नंबर ऑफ मेंबर्स 3 हो गए तो -3 कर दिया। तो मैंने आपसे कहा RE -3, ये लो सर, ठीक है, RE -3 यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स है 6, -3 इज 3, एंड इट इज 3C माइनस RR माइनस नंबर ऑफ रिलीजेस, ये माइनस है, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये -6 है। नंबर ऑफ रिलीजेस क्या है, 6, तो यहीं सही कर देता हूँ, जल्दीबाजी में काम खराब हो रहा है, अगली बार से ध्यान रखूंगा कोई जल्दीबाजी ना करूं। ओके आगे देखते हैं, RE -3 प्लस 3 इंटू C, 2 कर्व्स इंटू 6, ओके ये मिल गया, ठीक है। 3 प्लस 6 माइनस 6, ये तो हो गया 0, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी स्ट्रक्चर कितनी मिली, 3। यानी कि ये स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ
नोन थ्री फोर्सेस थ्री एग्जिस्ट करेंगे सर। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको कई बार ऐसे वाला सपोर्ट मिलेगा, ऐसा वाला सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा, या इसे कनेक्शन सपोर्ट कहते हैं। तो ऐसे वाले का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका यूज़ क्या है, वो यहाँ बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। अगेन इसकी हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है। एक फिक्स्ड है, एक रोलर सपोर्ट है, इसे कनेक्शन सपोर्ट कहते हैं, और फिक्स सपोर्ट है। जो कनेक्शन सपोर्ट होता है ना, अगर वो बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ गया, तो भाई इसको है ना तुम इंटरनल हिंज मानो, यानी कि इंटरनल जॉइंट मानो, इंटरनल जॉइंट जैसा मानो इसको। जैसे हमने इंटरनल हिंज मानी थी, कनेक्शन सपोर्ट बीच में आ गया तो उसको मानना है इंटरनल हिंज। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सी कनेक्शन सपोर्ट एज इंटरनल जॉइंट एंड इट इज टू रिलीजेस। टू रिलीजेस कैसे सर? अब देखो, ये आप ये मानो कि एक ऐसी दो तुम सरफेस ले लो, दो प्लेट्स ले लो, और उसके ऊपर दो प्लेट यहाँ ऊपर ले लो। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रोल करो। जब आप एक दूसरे के ऊपर रोल करते हो, जब आप एक दूसरे के ऊपर रोल करते हो तो ये आगे पीछे जा सकती हैं कि नहीं? जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको एक रिलीज मिल गया आगे पीछे जाने का, जो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम से बना दिया। दूसरा, आप इसको मूवमेंट दोगे तो ये सरफेस के अबाउट मूव कर सकते हैं कि नहीं? ये कर सकते हैं। बट तीसरा, ये ऐसी प्लेट्स हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं, इससे चिपकी हुई हैं। तो आप जब इनके ऊपर यहाँ लोड लगाओगे, वो लोड एज के एज इट इज इसके ऊपर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सो इट मीन्स ये सिर्फ एक टाइप का लोड जो है ट्रांसफर कर सकता है, वो है शीयर। शीयर को बड़े प्यार से इसने यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। बट ये जो चीज़ ट्रांसफर नहीं कर सकता है वो है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और एक ये रोटेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस वजह से जो चीज़ नहीं ट्रांसफर कर सकता वो क्या बन गए? रिलीजेस। तो हमारे पास कितनी रिलीज आ गई? दो। चलिए अब देखते हैं टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हमारे पास एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज RE-3, एंड फॉर्मूले से ये है 3C-RR। ठीक है सर, नंबर ऑफ रिएक्शंस गिनते हैं। इसके हैं 1 2 3, ठीक है, 4, ये अकेला हो गया, तब 5 6 7, तो 3 + 3 + 1 दैट इज 7। तो क्या नंबर ऑफ क्लोज लूप मिलेंगे इसमें? नहीं, 0। नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी? 2, क्योंकि जो नीचे बीच वाला पॉइंट है उसको मैंने जॉइंट माना है। अगर जॉइंट माना है तो मैं जॉइंट की ही रिलीजेस देखूंगा, हम किसी भी रिएक्शन सपोर्ट की रिलीज नहीं देखते हैं। तो यहाँ कितनी है? 2, मैंने लिख दी यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूला डाल देता हूँ, 7 - 3 + 3 × 0 - 2 गिव्स अस द आंसर। एक और चीज़ है जो बच्चों को बड़े परेशान कर सकती है, वो है गाइडेड रोलर। तो मैंने अगेन एक और क्वेश्चन उठाया है अच्छा सा, इसकी भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है हमको। तो गाइडेड रोलर देखते हैं। तो गाइडेड रोलर को एक तो डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे होके, ऐसे दो गोले दो गोले। तो ये दिस इज ABCDEFG, ये पॉइंट गिवन है। तो इसमें B और ये जो F है ये रोलर सपोर्ट्स है, ठीक है। तो गाइडेड रोलर अपन ने बीच में लगा दिए हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ। द गाइडेड रोलर इज इन बिटवीन जॉइंट्स नॉट सपोर्ट्स, यानी कि जैसे मैंने ऊपर कनेक्शन सपोर्ट की बात की थी, वैसे ही हम इसकी बात करेंगे। गाइडेड रोलर को अगर बीच में बना दिया गया है, अगर ये एंड में बनाए गए होते तो मैंने सपोर्ट मानता, एंड में बनाए गए होते तो मैं इन्हें सपोर्ट मानता, बट ये बीच में बनाए गए हैं इसलिए मैं इनको जॉइंट मानूंगा। I am saying it again, consider them as joint, not the support, okay, as they are in between the structure. Now, गाइडेड रोलर में कितनी रिलीजेस होती हैं? अब देखो, तुम्हें एक सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है। मैंने कई जिन्होंने बच्चे पहले से देख रहे हैं लेक्चर, उन्हें पता है गाइडेड रोलर का। मैंने बोला है गाइडेड रोलर मतलब अब तुम्हारा ड्रॉर, जो तुम्हारी इसके अंदर जो ड्रॉल होता है टेबल के अंदर, उसको आप क्या करते हो? खींचते हो, उसमें सामान डालते हो, वापस अंदर डाल देते हो, यही करते हो। अगर आप उसके ऊपर हाथ रखो, क्या वो नीचे डिस्प्लेस होता है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है? नहीं। जैसे सपोज करो अपन इसको बस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बना के देखते हैं। तो गाइडेड रोलर यानी कि ये जो आपका
ड्रॉर है, ये देखो ये अपन ने ठीक है, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये z डायरेक्शन में खिंचता हुआ चला आएगा, बाहर खिंचता हुआ चला जाएगा और अंदर चला जाएगा। तो ये एक रिलीज हो गई। जिस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है फोर्स, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। क्यों हैंग हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें। ओके हो गया। तो ये जो ग्रीन ग्रीन में मैंने बनाया है ड्रॉर है मेरा, अगर इस ड्रॉर को मैं बाहर पुश करता हूँ तो ये आराम से निकल के आ जाता है और अंदर भी चला जाता है। बट इस ड्रॉर को बाहर निकालने के बाद आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो इसके अंदर, तो वो उसके अंदर ही पड़ा रहता है, इसकी वजह से नीचे थोड़ी ना चला जाता है ये कोई। इसका मतलब इसके अंदर वाई डायरेक्शन में इसका कोई रिलीज नहीं हुआ। और साथ में आप इसको मूवमेंट देने की कोशिश करो, बाहर निकाल के ड्रॉर को ऊपर मूवमेंट दो, यानी कि उसको एक रोटेशन देने की कोशिश करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसे हिला भी नहीं पाओगे। इसका मतलब ये दो फोर्स तो अपने आप रेजिस्ट कर रहा है, और एक फोर्स जो ये रेजिस्ट नहीं कर रहा है वो है वो डायरेक्शन जिसमें ड्रॉल को खोला जाता है। तो इसकी नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी हुई, 1। गाइडेड रोलर की नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी हुई, 1 हो गई। ओके, तो इसी चीज को अब यूज करते हैं और लिख देते हैं फॉर्मूला, आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर। नंबर ऑफ रिएक्शंस इसके कितने, 2, इसकी हैं 2, इसकी है नंबर ऑफ रिएक्शंस 1, इसकी हैं 1। ये इंटरनल हिंज है, ये जॉइंट हो गया इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं होगी, ये इंटरनल जॉइंट है, उसकी हो गई 2। 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज 6। तो आपके नंबर ऑफ क्लोज लूप है 0। नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी है आपकी, बी डी और एफ पे, बी पॉइंट डी पॉइंट और एफ देखते हैं। बी पे 1 है, ये जॉइंट है, नंबर ऑफ 2 है, माइनस 1 इज 1 और इसका 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। साफ तौर पे कितनी हो गई, 3। तो रख देते हैं आर ई माइनस थ्री, 6 माइनस 3 प्लस 3 सी इंटू 0 माइनस 3 इज बिकम्स 0। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन चूज़ किया था आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन मैं चूज़ करके लाया हूँ और उसके बाद एक और क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सारे डाउट्स जो हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है वो क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस से कनेक्शन सपोर्ट है। कनेक्शन सपोर्ट क्या है, इंटरनल जॉइंट है। तो यहाँ पे आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर, 3c की वैल्यू तो 0 हो गई। नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हैं, कोई। नंबर ऑफ रिलीजेस सर सिर्फ इसके आएंगे, नंबर ऑफ रिलीजेस इसके हम देख चुके हैं 2 होते हैं, हमने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। और रिएक्शंस कितने हैं वो आप काउंट कर ही सकते हैं देख के, आंसर आता है इसका 0। ये ई एस सी का क्वेश्चन था, मुझे लगा वर्थ अगेन डिस्कशन इसका बेटर रहेगा क्योंकि इसमें एक कनेक्शन सपोर्ट है। तो आई होप अब आपके सारे टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स दूर हो गए। अब सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ करके निकाला है वो है ये। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, पॉइंट भी है, ये डी एस टी डी एस सी प्लस डी एस आई है, और ये नंबर ऑफ रिएक्शंस इज आर ई माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस आर आर है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस देखा जाए 3, 2, 3 और 3, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ लूप्स, अब आपको लूप्स काउंट करने में बड़ा आसान रहेगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं बचेगा। तो मैंने आपको पहले बोला था वही नंबर ऑफ लूप्स, छोटे लूप्स गिनने हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और कोई बड़ा लूप नहीं गिनना होता है। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हुए, सी के 4 हो गए। और नंबर ऑफ रिलीजेस वो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इंटरनल हिंज है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स है 3, 3 माइनस 1 इज 2, इसकी 2 रिलीज हो गई। यहाँ पे 1 2 3 3 मेंबर है, नंबर ऑफ रिलीजेस 2 हो गई। यहाँ मेंबर देखो 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 इज 4, तो यहाँ पे 4 रिलीजेज हो गई, 4 और 4 8। तो आपके पास 8 रिलीजेज यहाँ पे मिल चुके हैं फॉर्मूले में, आपने बस वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व कर देना है। हमने सॉल्व कर दिया, हमें नंबर ऑफ या कौन स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी या रिडंडेंसी कितनी मिल गई, 12। सो फ्रेंड्स अब इंडिटर्मिनेसी देखते हैं लोडेड स्ट्रक्चर्स की। इसके अंदर क्या है, अभी तक हमने देखा ऐसा जिसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लग रहा था, क्वेश्चंस में आ रहा था उसकी इंडिटर्मिनेसी बताओ। बट कई बार क्वेश्चंस में ऐसे लोडेड फॉर्म में आता है और पूछा जाता है इसकी इंडिटर्मिनेसी क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे।
देखो यहाँ तो हमने एक फॉर्मूला बताया था RE-3 + 3C - RR रिजिड सिस्टम के लिए। यहाँ 6 - 3 + 0 - 3 0 - 0 करके 3 आ जाता है। बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये जो लोडेड सिस्टम है इसके अंदर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। ये हियर वी कैन नॉट अप्लाई द फार्मूला डायरेक्टली। तो में एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से आज बताता हूँ। उस लॉजिक में क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी जो लोड है, एज पर दैट लोड कौन सी इक्वेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये एक सिस्टम बनाया, फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे लोड लगा दिया किसी पॉइंट बी पे, किसी एक्स पे, छोटा सा किसी एक्स पे एक लोड पी लगा दो। इस लोड की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस डेवलप होंगे। एक बात पक्की है कि वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होंगे, मूवमेंट्स होंगे। और आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली मैं कहूँगा नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल लोड है तो हॉरिजॉन्टल एच ए एच बी आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे। तो सिंस द लोड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन सो द अप्लाइड रिएक्शन विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, इसकी कोई नीड ही नहीं रह गई है मेरे को। अगर इसकी कोई नीड ही नहीं है, अगर इसकी कोई भी नीड नहीं है हमको, तो हमें क्या करना है, देखना है कि कितने नंबर ऑफ अननोन्स है। अननोन्स है आर ए, आर बी, एम बी, एम ए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल कितनी हुई, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो। अब आप माइनस कर दो, 4 में से आपने 2 माइनस किया, आपको कितने मिल गए, 2। तो आपका यहाँ पे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, 2। वहीं इस क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व किया होता बिना किसी लोड के, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ लोड नहीं गिवन है, यहाँ लोड नहीं गिवन से हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो सकते हैं, वो आए 3। क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से आने वाले रिएक्शन की बात भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, 3। और लोडेड पोर्शन में क्या है, 2। तो यहाँ पे जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं बिना फोर्स वाले में, हम निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल इनडिटर्मिनेसी, और हम यहाँ पे निकालते हैं कि इनडिटर्मिनेसी लोड के अकॉर्डिंग क्या रही होगी। ठीक है, अब वापस आते हैं, चलो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर सपोज करो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता और एक इंक्लाइंड लोड लग रहा होता, तो आप किस तरीके से देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे सर आप। चलिए इसके कंपोनेंट निकालते हैं। एक ये ऐसा हो गया, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की वजह से नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने डेवलप होंगे, वर्टिकल तो डेवलप होगा ही होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल लोड आ गया तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी डेवलप हो जाएंगे, और ये वर्टिकल लोड है इस वजह से मूवमेंट्स तो आने ही है। तो यहाँ इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अननोन्स है 6। मेरे पास पॉसिबल इक्वेशंस कितनी है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समेशन वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो। तो हमारे पास टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी हुई, 6 - 3 is 3। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ESE का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यूडीएल और ये वर्टिकल लोड दिया है, वर्टिकल पॉइंट लोड। इसके अंदर पूछ लिया हमसे कि आपको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बताया। मैंने अब आपको बोला है कि जहाँ लोड दिख जाए वहाँ पे फॉर्मूला मत लगाना, तो मैंने यहाँ पे बकायदा लिखा है ये DST वाला जो फॉर्मूला था हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे लॉजिक से। ओके, सॉल्व करेंगे लॉजिक से। अब हम आते हैं, ये ऊपर वाले लोड की वजह से यहाँ वर्टिकल लोड भी, यूडीएल भी है, आई थिंक यूडीएल मिस हो गया मेरे से। तो ये जो यूडीएल भी है यहाँ पे, के बाद जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आएंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो नहीं आने वाले हैं, ये बात अभी हम क्लियर देख चुके हैं। तो यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो सिर्फ वर्टिकल और मूवमेंट्स आएंगे, मूवमेंट एक, वर्टिकल एक, फिक्स्ड है। यहाँ पे हिंज है, हिंज का वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ वर्टिकल होगा, ये तो रोलर सपोर्ट है। और उसी तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल की कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स 6। अवेलेबल इक्वेशंस दो, कौन कौन सी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो। कितनी हुई इक्वेशन, दो, 6 में से 2 गए, 4 बच गए। तो आपका टोटल इनडिटर्मिनेसी की हुई, क्या हुई, 4। तो ये जो पार्ट था ये बेसिकली लोडेड डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का हिस्सा था। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें। अनलोडेड हो तो समझ जाएं आपको मैक्सिमम इनडिटर्मिनेसी निकालनी है, लोडेड है तो एज पर लोड कितने आपके रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं उन्हें पता करना है। तो आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर नाउ।
So before we leave, I request you people to subscribe this channel, share it with your friends, and thank you. God bless you all.